नमस्कार नीमच नीमच टुडे में आपका स्वागत है। आज के हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में हम पहुंचे किसी शख्सियत के पास जो कि हिंदुओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं। संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और वे ब्राह्मण समाज के बाद अब सर्व समाज का गठन कर एक नई पहल कर रहे हैं और नीमच में हिंदू समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। हमारे बीच है शैलेश जोशी। शैलेश जी, आपका नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में स्वागत है। बहुत बहुत ये स्वागत। हमारी एक पहल है नीमच टुडे की कि हम मॉर्निंग में किसी एक हस्ती को से मिलते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनकी जीवन पद्धति को जानते हैं, उनके कार्यों से रूबरू होते हैं। तो आपकी दिनचर्या की शुरुआत कैसे होती है? राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपको इस बात के लिए कि आपने एक ऐसी पहल, जो अनूठी पहल है और आज की आवश्यकता नीमच की है कि नीमच के जो भी सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनको आप सुबह सुबह जाके मिल रहे हैं। मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ कि आज सुदामा की कुटिया पे आप पधारे। सुबह की शुरुआत तो यही है कि भाई अपन मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म मिला है और भगवान को अपने को धन्यवाद देना चाहिए। तो भगवान की पूजा पाठ से सुबह की शुरुआत कितनी बजे उठ जाते हैं? अमूमन 6 बजे का। 6 बजे पूजा पाठ मतलब होते ही सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं या सीधे पूजा पाठ? नहीं, पूजा पाठ पहला प्राय। पूजा पाठ। उसके बाद फिर क्या दिनचर्या रहती है? उसके बाद वही दिनचर्या, थोड़ा सा परिवार की मदद, थोड़े से सामाजिक कार्य क्षेत्र में। जी। अच्छा, आपने आपका परिवार जनसंघ से रहा है, किस तरह से शुरुआत हुई? वैसे मूलतः आप डीकेन के निवासी हैं, कैसे नीमच आना हुआ और किस तरह से राजनीति और समाज सेवा की शुरुआत हुई? पारिवारिक पृष्ठभूमि तो ऐसा है राकेश जी की लगभग 4 पीढ़ी। मेरे दादाजी पंडित जटाशंकर जी जोशी संघ के स्वयंसेवक रहे। कुशाभाऊ जी ठाकरे जो इस क्षेत्र के बड़े संघ का नाम था, उनका सानिध्य उनको मिला। मेरे पिताजी श्री जगदीश चंद्र जी जोशी मीसाबंदी रहे, संघ के विभिन्न दायित्वों पे रहे। परिवार में अंकल जी रमेश जी चंद्र जोशी प्रचारक रहे। मेरे दोनों भाई सभी ने संघ शिक्षा वर्ग करा हुआ है और मेरा भी द्वितीय वर्ष संघ में हुआ है। कितने वर्ष की उम्र में आप संघ की शाखाओं में? मैं जब से मैं समझ आई तब से मैं संघ की शाखा में जा रहा हूँ, तो आप कह सकते हैं कि बाल स्वयंसेवक हूँ। बाल स्वयंसेवक के रूप में। कक्का जी उनवाकर एक अच्छे प्रचारक हुआ करते थे इस क्षेत्र के, तो वो डीकेन उनका प्रवास था, तो पहली बार वो मुझे एक बाल शिविर में ले गए थे और उनका मुझे लंबे समय तक सानिध्य मिला। जी। पापा मीसाबंदी थे, मतलब जेल में भी रहे? बरोबर, जेल में रहे। इमरजेंसी के दौरान? आपातकाल के दौरान वो जेल में रहे। अच्छा। दूसरी चीज ये थी कि यहाँ नीमच कब आ गए थे आप? नीमच में भाई साहब लगभग 2003 में नीमच आ गया था। थोड़ा सा आजीविका के लिए और पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी रही कि अपने को नीमच में आना पड़ा और नीमच आके यहाँ अपना व्यावसायिक जीवन और सामाजिक जीवन दोनों की शुरुआत हुई। संघ में लंबे समय से रहने के दौरान भाजपा की राजनीति में कभी नहीं आए, ऐसा क्यों? देखिए, संघ की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी भी संघ का ही एक अंग है, लेकिन वो स्वतंत्र संगठन है। मूल काम संघ का है और संघ में जो दायित्व मिलता है या जो काम मिलता है वो काम करने की भावना प्रमुख रहती है। और रही बात राजनीति की, तो राजनीति अपनी जगह है, मूल काम समाज का और संगठन करने का भाव ज़्यादा मन में रहा है। जी, जी। अच्छा, अभी आपने देखा कि संघ में भी हमने कई सारी चीज़ें होती हैं। संघ में आप जब काम करते हैं, तो युवाओं की एक लॉबी आपके साथ रहती है। उन युवाओं को संघ से किस तरह की प्रेरणा मिलती है, जबकि आज का यह दौर ये है कि जब युवा इन चीज़ों में कम रुचि लेता है? देखिए, संघ का जो मूल है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे, तो भाव यही है कि हम जो भी काम करें, चाहे समाज का करें या हिंदू समाज का करें या किसी का काम करें, हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं या युवा हैं उनको अपना लक्ष्य पता होना चाहिए। लक्ष्य यही है कि ये पुण्य पवित्र धरती माँ भारत माँ हम सब पुनः परम वैभव पे जाए। तो इसके लिए हम सब, हमारे से पहले कई पीढ़ियाँ खप गई और हम भी खपेंगे। तो उसी भाव से युवाओं को भी यही भाव संदेश देता है कि भाई हम जो भी काम करें सकारात्मक होकर करें और इस मातृभूमि को, इस देश को, इस देश धर्म संस्कृति की मूल भाव को समझकर उसके लिए अपन काम करें। संघ में अभी तक किन किन पदों पे रहे? मैं विश्व हिंदू परिषद का जिला मंत्री रहा हूँ और यहाँ जो घुमक्कड़ जातियों का एक संगठन होता है उसका जिला का काम भी मैंने देखा है। और पदों के अलावा भी जो संघ के जितने भी अभियान आए
या राष्ट्रीय अभियान आए, चाहे राम मंदिर से जुड़ा हुआ अभियान हो या अपना ये सीए वाला अभियान हो, या जो भी अभियान जब जिस समय पे आया है, संघ ने जो दायित्व दिया या जो भूमिका मुझको दी, उसमें पूरा मैंने निर्वहन करने का पूरा प्रयास किया। अच्छा, संघ में आपने रहने के दौरान ये जो सामाजिक आंदोलन जो रहता है, खासतौर पे हमने देखा गया है कि एससी एसटी वर्ग संघ से नहीं जुड़ पाता है, उसका महत्वपूर्ण कारण क्या रहा? नहीं, ऐसा नहीं है, एससी एसटी वर्ग बड़ा बहुत अच्छे उससे जुड़ा हुआ है और आप देखेंगे कभी मेरे साथ चलेंगे तो पूरा वर्ग इस हिंदू समाज के इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है और हमारी भूमिका भी वही रहती है। एक राजनीतिकरण करके लोगों को भ्रमित करके संघ के बारे में गलत भ्रांति फैलाई जाती है, बाहर से वो दिखती है। आप संघ में आइए, आपको वहाँ जो भूमिका दिखेगी, आप कभी ये नहीं कहेंगे कि यहाँ कोई ऐसा भेदभाव है। और संघ में एक रोटी अभियान क्या क्या कंसेप्ट है वो एक रोटी अभियान? एक रोटी ये अभियान यही है कि भाई जैसे कोई भी कार्यक्रम होता है तो हर घर से रोटी आती है ना? तो वो उसमें ये घर नहीं देखा जाता है कि किसके यहाँ से आई, मतलब किसने बना है। जातिवाद को खत्म, समरसता का भाव हाँ, नहीं। समरसता भाव है और समरसता मुँह से कह के नहीं, वहाँ उसको जी के दिखाया जाता है। उसको हम कहते हैं समरस होना चाहिए, एक होना चाहिए। बात करना आसान है, उसको जीना कठिन है। तो ये जो कंसेप्ट द्वितीय वर्ग में होता है, प्रथम वर्ग में होता है या आम जो शिविर लगते हैं संघ के उसमें होता है? क्या चीज़? एक रोटी की जो समरसता। नहीं, नहीं, सभी में होता है और कोई भी कार्यक्रम होता है तो हर परिवार से भोजन आता है, तो उसमें ये नहीं रहता है कि किसके परिवार से आया और कहाँ से आया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये थी कि हमने देखा कि आपने अभी बीच में एक अभियान शुरू किया था नीमच शहर में, हनुमान चालीसा के पाठ 108 पाठ कराए थे और वो पाठ कराने के बाद एक आपकी छवि भी उभरी। उसके बाद एक ऐसा माहौल बना कि नगर पालिका अध्यक्ष पद के आप बड़े प्रबल दावेदार हैं। तो बाद में फिर पता चला कि उस दौर से दूर हो गए। तो कहीं न कहीं कोई मन में गिला शिकवा कुछ? देखिए, जहाँ तक आपने बात सुंदरकांड हनुमान चालीसा का की, हम सबको ध्यान है कि ये कभी बीच में बहुत कठिन क्षण आया था पूरे विश्व में, कोरोना। तो हम सब जब कोई काम करते हैं तो अपने काम के माध्यम से हम क्या छोटे-छोटे बदलाव ला सकते हैं। तो उस समय जो भूमिका लगी पूरे देश में, हमारे नगर में एक प्रकार का निराशा का भाव था, एक प्रकार की हताशा थी। कोरोना की विशेषकर जब कोरोना का द्वितीय लहर उस समय आई और लोग अब हर किसी से डरने लगे, मंदिरों से, भगवान से भी दूर हो गए। तो मुझे और सपत्नी के हमने विचार किया कि हम क्या कर सकते हैं इस कोरोना महामारी में। हम अपने द्वारा, हम अपने स्तर पे, अपने छोटे स्तर पे, हर व्यक्ति अगर अपने छोटे-छोटे स्तर पे प्रयास करेगा तो क्या बदलाव ला सकता है। तो ऐसा ध्यान में आया है कि बालाजी आज कलयुग में साक्षात विराजता है, बालाजी के प्रति सब लोगों की आस्था भी है। फिर हम अब बदलाव क्या कर सकते हैं? तो हमने एक संकल्प लिया सपत्नीक, तो 31 हनुमान मंदिरों पे सुंदरकांड पाठ करना है। पाठ करवाना मात्र नहीं है, हर जिस मंदिर पे कराना वहाँ सर्व समाज को साथ लेना है। कोई छुआछूत का भाव नहीं होना चाहिए, कोई ऊँचे ऊँच-नीच का भाव नहीं होना चाहिए, कोई बड़े-छोटे का भाव नहीं होना चाहिए। सर्व समाज को साथ लेना, फिर उस कोरोना काल में जिन कोरोना योद्धाओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की, समाज की, देश की सेवा की, उनका सम्मान उन्हीं समाज प्रमुखों से करवाना है। तो छोटे-छोटे स्तर पर ये कार्यक्रम हुए। नीमच के लगभग 31 हनुमान मंदिरों पे कार्यक्रम हुए और मुझे अपने आप में बहुत खुशी है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सर्व समाज के लगभग सभी समाजों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कर पाया। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि लगभग 1000 से अधिक कोरोना योद्धाओं को उन समाज प्रमुखों के माध्यम से हमने सम्मान करवाया। तो इसके भाव यही था, आपने बहुत अच्छा गीत है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो उस समय ये लगा कि हम इस दुख की घड़ी में अपने नगर में, अपने आसपास क्या बदलाव कर सकते हैं, उस भाव को करके ये कार्यक्रम हमने किया। नहीं, लेकिन इसके पीछे ऐसा कहा जा रहा है कि शैलेश जोशी का राजनीतिक उद्देश्य यह था कि वो राजनीति में खुद को लॉन्च करना चाह रहे थे, हिंदुत्व का झंडा लेकर नगर पालिका अध्यक्ष की तैयारी कर रहे थे। राकेश जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न इसलिए पूछा कि हर व्यक्ति के महत्व में एक महत्वाकांक्षा होती है कि मैं कुछ अच्छा करूं, जो मैं अच्छा करूं तो किसी अच्छी जगह पहुंचूं, तो देश जो मैं काम कर रहा हूं, देश की, समाज की, अपने लोगों की और अच्छे से मदद कर पाऊं, एक अच्छा काम कर पाऊं। अगर ये महत्वाकांक्षा मेरे मन में है तो मुझे नहीं लगता मैंने कोई पाप किया है। मैंने कोई गलत काम करके अगर किसी महत्वाकांक्षा के लिए मैंने अपना काम किया है, कि मैंने किसी का उपयोग किया है या मैंने कोई गलत कार्य किया है, मुझे अपने आप में संतुष्टि है कि तो मैंने आपने जो है यह बात भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी हाईकमान के सामने रखी कि आप संघ से आते हैं और संघ में
से भाजपा में आकर इस तरह का पद चाहते हैं, ये बात कही हुई कि नहीं, देखो, अपनी जहाँ इच्छा, कोई आपकी इच्छा होती है, आपके मन में कोई भाव होता है, तो मुझे जहाँ जब जो बात रखनी थी, मेरे जो जिस पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ, जहाँ मुझे बात रखनी थी, मैंने अपनी बात रखी और उन्होंने मेरी बात सुनी भी और उन्होंने मुझे, किसी ने मुझे रोका नहीं। और ठीक, ब्राह्मण समाज में भी देखा कि अलग अलग ब्राह्मण समाज के अलग अलग समाज है, अलग अलग वर्ग है, इनको एकजुट करके सर सकल ब्राह्मण समाज आपने बनाया और सभी को एकजुट किया। बात वही है कि मैं पहले अपने घर को ठीक करूँ, तो दूसरे में काम कर पाऊंगा। मुझे लगा कि इस समय सार्वजनिक जीवन में काम करते लगभग 20-25 साल नीमच में हो गए, तो मुझे लगा कि मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, तो मुझे ब्राह्मण समाज में भी कई रिफॉर्म की या सुधार की आवश्यकता है, जो इस मुझे महसूस हुई। हमें ये महसूस हुई, हमारी एक पूरी सब टीम, जो हम सब साथी हैं, कि यहाँ एक ब्राह्मण समाज की एक सकारात्मक संस्था होना चाहिए, जो समाज के हित के लिए, समाज की प्रगति के लिए, समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए तो काम करे ही, लेकिन नीमच नगर में जो सभी सामाजिक संस्थाएं हैं, समाज हैं, और नीमच नगर के विकास में भी अपनी भूमिका निभाए। तो उस समय जो आवश्यकता लगी, तो हमने लगभग 20-25 लोगों की एक टीम बनाई और घर घर जाके पहले इस सकल ब्राह्मण समाज के लिए लोगों को जागरूक किया। और आज आपको प्रसन्नता होगी कि नीमच लगभग के नगर के 2-2.5 हजार परिवार इस संस्था से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के भी लगभग सभी ग्रामीण और पूरे जिले में इसकी व्यवस्था है, लेकिन सकारात्मक व्यवस्था है। समाज के साथ साथ देश, धर्म, संस्कृति और दूसरे समाजों के साथ हमारा तालमेल अच्छा हो, आपस में टकराव नहीं हो, सौहार्द बने, हमसे कोई ऐसा गलत कार्य नहीं हो जिसके कारण पूरा ब्राह्मण समाज बदनाम हो। हमने वो रिफॉर्म करके दिखाया और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है। आज मैं वो जो 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 अलग अलग सामाजिक संगठन है वो अपनी जगह सक्रिय है, लेकिन जहाँ सकल ब्राह्मण समाज की बात आती है वहाँ सब एकजुट हो जाते हैं। जी, सब साथ। सर्व समाज का एक नया कंसेप्ट आपका भी इन दिनों है कि जहाँ भी बात होती है अब सर्व समाज की होती है, तो सर्व समाज में कौन है, कौन कौन से समाज? नहीं, नहीं, वो नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो सुंदरकांड का जो हमने कार्यक्रम किया था, वो जन जागरण सर्व समाज के माध्यम से किया। तो वो कॉन्सेप्ट लगभग 2017-18 से भी वो चल रहा है, उस पे हम काम कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि जो अभी सर्व समाज समरसता के ऊपर हम जो काम कर रहे हैं, समरसता मतलब हम सब एक दूसरे का सम्मान करें। आप किसी भी समाज के, हम जाति के हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करें। और हम में से ऐसा कोई कृत्य अगर करता है, तो पहले हम उसकी आलोचना करें कि भाई तुम गलत कर रहे हो। क्योंकि हम देखा जाता है कि एक किसी व्यक्ति का सामान्य 2 व्यक्तियों में झगड़ा हुआ और उन समाजों में चला गया, क्योंकि उन समाजों में आपसी कोई बातचीत ही नहीं थी। इस व्यवस्था से हम ये प्रयास कर रहे हैं और इस व्यवस्था में हम सफल भी हुए हैं कि कोई भी व्यक्तिगत झगड़ा या कोई भी चीज़ों पे आपस में टकराव नहीं हो और वो जातिगत किसी को के साथ भेदभाव नहीं हो। ये हमारा इसका मूल उद्देश्य। नीमच के विधायक रहे दिलीप सिंह परियार इसी तरह बापू बजरंगी के नाम से प्रसिद्ध हुए और फिर वे संघ से भाजपा में आए और भाजपा से विधायक बने। कहीं ना कहीं बापू बजरंगी को लगता है कि शैलेश जोशी उनके लिए राजनीतिक खतरा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं एक छोटा-सा सामान्य सा आदमी हूँ। मेरी ऐसी कोई शख्सियत नहीं है और ना ही मैं इस प्रकार की सोच से कोई काम करता हूँ। वो आपसे दूरी को बना के रखते हैं। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा है कि वो दूरी है। वो उनके क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जब भी मुझे ज़रूरत होती है, जब भी मैं उनसे बात करता हूँ और मुझे बरोबर सहयोग करते हैं। नहीं तो ये आप कहते हैं, लेकिन नीमच की जनता ये महसूस करती है कि दिलीप सिंह परियार के सामने शैलेश जोशी कहीं ना कहीं हिंदुत्व का बड़ा चेहरा उभरते हैं, इसलिए दोनों को कभी साथ नहीं देखा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पुनः कहा कि वो उनके क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैं मेरे क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और मुझे जो लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आज तीसरी या चौथी बार विधायक हैं, तो निश्चित रूप से जनता का उनको सहयोग रहा होगा, निश्चित रूप से जनता के वो लोकप्रिय हैं, इसी कारण आज चौथी बार विधायक हैं। और नहीं, आप कहती है कि जिस तरह से पूरे हमने देखा कि 3 बार 4 बार 5 बार जो विधानसभा में जो एमएलए रिपीट होते हैं उससे दूसरे कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं मिल पाता, ये तो कांग्रेस की रीत हो गई, इसमें कोई सुधार होना चाहिए कि नहीं? नहीं, देखिए, मैं इसमें यही कहूँगा कि हर व्यक्ति का एक समय होता है और उसको मौका दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है। वो हर किसको मौका देना है, किसको अवसर देना है, कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप ही वो निर्णय करते हैं। तो दिलीप सिंह जी परिहार चौथी बार विधायक हैं, वो उनके कार्य से तो है ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सारी अपनी जानकारी या जो भी अपना सिस्टम है, उसको देख के उनको टिकट दिया होगा। हम फिर हिंदू समाज की बात करते हैं। हिंदू समाज 6,646 जातियों में बटा हुआ है।
सनातन हिंदू समाज जब जातियों में बटा हुआ है, दूसरी तरफ हम मुस्लिम समाज की बात करते हैं तो मुस्लिम समाज में भी बहुत सारी जातियां हैं। लेकिन मुस्लिम समाज में ये है कि इस्लाम में देखते हैं कि मुसलमान सिर्फ एक नाम आता है और हिंदुओं में नाम आता है, तो फिर जातियां चलती है उसमें, तेली, तंबोली, भंगी, मोची, चमार, ये सब नाम आ जाते हैं। तो ऐसा क्या है कि ना हिंदुओं में जाति उभर कर आ जाती है, मुसलमानों में जाति दब जाती है? नहीं, देखिए, ये जाति का विषय ऐसा है कि ये जातियाँ विशेषकर जब कोई चुनाव या राजनीतिक विषय होता है, तो जातियाँ विशेषकर आती है। आप गाँव ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, आप हमारी संस्कृति देखिए, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही संस्कृति, एक ही सब प्रकार के उत्सव मनाते हैं। ये तो सिर्फ एक राजनीतिक अपनी महत्वाकांक्षा या जो भी इस आज़ादी के बाद जो प्रयास होना चाहिए थे, वो प्रयास नहीं हुए और उनमें जो देश विरोधी तत्व है, उन्होंने विशेष करके जातियों को बार-बार उल्लेख करके तुम बड़े हो, तुम छोटे हो और ऐसे विषय डाल के इनमें लड़ाने का काम किया। कहीं ऐसा नहीं है, मैंने जो लगभग ये 5-7 साल से सर्व समाज का काम कर रहा हूँ, हर जगह हमने एक जाजम पे बैठ के काम करा, एक भाव से काम करा, ना कोई वहाँ छोटे-बड़े का भाव था और आज भी नहीं है। जब हम कोई उत्सव मनाते हैं, किसी मंदिर पे उत्सव मनाते हैं, तो वहाँ किस प्रकार की कोई जाति की व्यवस्था होती है क्या? सभी भगवान के दर्शन करते हैं, सभी को भगवान का आशीर्वाद मिलता है, सभी साथ में प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ये तो एक लोगों को इस दे मतलब एक दुर्भाग्य रहा कि जो प्रयास होने थे जोड़ने के, तो जोड़ने के से ज़्यादा तोड़ने के हुए। उसमें राजनीतिक लोग महत्वाकांक्षा है, उसी के कारण ही हो रहा है। हिंदू सनातन धर्म में हम जाति तोड़ो समाज जोड़ो की बात करते हैं, लेकिन आज भी देखा गया है कहीं ना कहीं किसी गांव में छुआछूत की बात आती है, भेदभाव की बात आती है, तो जो पुरानी कुरीति है वो आज भी कहीं ना कहीं पनप रही है और इससे समाज बट रहा है। देखिए, आपकी बात में बिल्कुल सत्यता है। आज भी कई स्थानों पे ऐसी घटनाएँ देखने को मिलती है, जो बहुत निंदनीय है। किसी जाति के आधार पे किसी के साथ भेदभाव करना, किसी को इस प्रकार प्रताड़ित करना, वो निश्चित रूप से मनुष्य हो ही नहीं सकता। हमारे ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करने वाला हिंदू समाज कभी किसी के साथ ऊंच नीच जाति के आधार पर अगर भेद करता है, तो वो हिंदू है ही नहीं। ये उसको अपने हिंदू होने पे भी उसको विचार करना चाहिए और जहाँ ऐसी घटनाएं होती है, हम अपने स्तर पे भी प्रयास करके उनको समझाने का प्रयास करते हैं, उसको सुलह करने का प्रयास करते हैं, उसमें रिफॉर्म बदलाव लाने का प्रयास करते हैं और हमें सफलता भी मिली है। संघ ने जातियों को तोड़ने, जातियों को एकजुट करने के लिए कई सारे, जैसा आपने बताया कि एक तो वनवासी कल्याण परिषद चलता है, एक घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जातियां का संगठन चलता है। तो जो दलित शोषित वर्ग है, जो अपने आप को हिंदू समाज में उपेक्षित महसूस करता है, उनके उद्धार के लिए क्या ही कार्य हो रहा है? देखिए, संघ ने जो वनवासी बंधु हैं या जो दलित बंधु हैं या शोषित पीड़ित वंचित हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो अंत्योदय भाव है, उस भाव को ध्यान रखने रख के शासन प्रशासन ने भी योजना चलाई है, लेकिन संघ ने अपना कार्य करके वहाँ दिखाया है, उन लोगों का विश्वास जीता है, उनको साथ लिया है और अब ऐसी कोई समाज में ऐसी व्यवस्था नहीं है। केवल कुछ एक विषय लोग को लेकर उसको भड़काने का प्रयास करते हैं। पूरा हिंदू समाज, सर्व समाज साथ है, कहीं ऐसा भाव नहीं है। कोई छूट-फूट घटना हो जाती है, वो अलग बात है, बाकी ऐसा कोई भाव नहीं। अभी विजयदशमी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान बड़ा चर्चित हो रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, और दूसरा पाकिस्तान और बांग्लादेश का उदाहरण देख के कहा कि हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। परम पूज्य माननीय सरसंघ चालक मोहन जी भागवत ने जो बात कही, वो 100% आज के लिए इसमें प्रासंगिक बात कही कि हम देख रहे हैं लगभग 1400-1500 साल से हम इसी प्रकार जातियों में एक दूसरे से मनभेद करके एक दूसरे से अलग रहे, तो हमारी स्थिति क्या रही। एक समय अखंड भारत हुआ करता था, आज बांग्लादेश पाकिस्तान हमारे ही बंधु थे, हमारा ही अंग थे और आज वहाँ जो हिंदू बचे हैं उनके साथ किस प्रकार की दुर्दशा, किस प्रकार का अत्याचार हो रहा है। तो निश्चित रूप से वह उन्होंने 100% सही कहा और बटेंगे तो कटेंगे लोगों का भाव यही है। एक विचारधारा जिसका आज पूरे विश्व में आप देख रहे हैं, ये कोई नीमच की बात नहीं, कोई बांग्लादेश की बात नहीं, एक विचारधारा जिसके कारण पूरा देश विश्व की शांति सुरक्षा खतरे में पड़ी हुई है। तो उस विचारधारा का लक्ष्य यही है कि इनको बांटो और समाप्त करो। तो उन्होंने सही कहा। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने भी अभी यही बात कही थी कि बटेंगे तो कटेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हम एक रहेंगे
तो साथ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और इस देश धर्म संस्कृति के लिए काम कर पाएंगे। मुसलमान और इस्लाम धर्म की क्या स्थिति है? अगर हिंदू बटेंगे वो कटेंगे और हिंदुओं को एकजुट करना है तो इसमें मुसलमानों को कहीं मैं शामिल बहुत अच्छी रहेगा? बात कह रहा हूँ। अभी आपने एक प्रश्न पूछा था कि आपने सर्व समाज में किस किस को साथ लिया। आपको ध्यान हो तो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में। हमने एक सर्व समाज के इसमें यहाँ आंदोलन करा। निर्भया कांड में सभी आरोपी लगभग हिंदू या उसको थे। तो सर्व समाज में उस आंदोलन में नीमच में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ और सभी मुस्लिम समुदाय के भी बहुत अच्छे उसमें समाज सेवी उसमें सम्मिलित हुए, जिन्होंने विरोध करा। तो स्वागत के योग्य पहल है। लेकिन उसके बाद इस प्रकार के कितने विरोध प्रदर्शन सर्व समाज के माध्यम से हुए, साक्षी मर्डर केस में हुए और भी इस प्रकार की जो दुर्दांत घटनाएं हुई। हम अपने कर्म से अपना विश्वास खोते हैं या पाते हैं। तो मुस्लिम समाज ने विश्वास हिंदू समाज का ऐसा खोया कि अगर कोई मुस्लिम आरोपी है तो वो उनकी तरफ से मतलब विरोध तो दूर, निंदा भी नहीं होती। आप मेरी बात को समझना। अभी जैसे बांग्लादेश की घटना हुई, पूरा नीमच बंद रहा, बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, नीमच का विषय नहीं था, भारत का विषय नहीं था। क्या समाज, मुस्लिम समाज में ऐसे बुद्धिजीवी नहीं थे कि जिनको लगता है कि यार वहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत कर रहा है तो सर्व समाज विरोध कर रहा है तो हम भी सर्व समाज के साथ जाके खड़े हुए। इस प्रकार हम एक दूसरे का अगर विश्वास, तो अगर यहाँ के मुसलमान भी अगर बांग्लादेशी घटनाओं का विरोध करते हैं, आप अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ें। हर समाज को अधिकार है। मतलब फिलिस्तीन में अगर मुसलमान मर रहा है तो हिंदुस्तान में जुलूस निकल रहे हैं और नीमच में निकल रहा है, भारत माता की मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। आप मतलब सोचो कि आप किसी व्यक्तिगत झगड़े में प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका कोई धार्मिक उत्सव निकल रहा है, आप उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओगे, भारत मुर्दाबाद के नारे लगाओगे, तो आप लोगों का विश्वास, हिंदू समाज का विश्वास कैसे जीतेंगे? तो हमारे कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आप इस देश की मिट्टी से प्यार करते हैं। अशफाकुल्ला खान मुस्लिम थे, क्यों हिंदू समाज उनको पूछता है? आजाद अब्दुल कलाम इस देश के राष्ट्रपति रहे, क्यों हिंदू समाज उनको पूछता है? आप अगर इस देश से जुड़े हो, इस देश को अपना मानते हो, तो यहाँ के मतलब ये है कि अगर फिलिस्तीन में अगर मुसलमान मर रहे हैं उनका विरोध हो रहा है, तो अगर बांग्लादेश में हिंदू मरते हैं तो उसका भी विरोध आप विरोध, अरे आप विरोध मत करिए, कम से कम निंदा तो करिए। आप निंदा भी नहीं कर रहे हैं और जो विरोध कर रहे हैं उसके आप विरोद कर रहे हैं। तो ये आपकी जो दोहरी मानसिकता है और कथनी और करनी में अंतर है। हम भारत माता की जय, वंदे मातरम से परहेज करते हैं, वो भी है। और फिर इस तरह की घटनाएं होती है अपने शहर में, अपने जिले में अगर कोई धर्म विशेष का मुस्लिम युवक अपराधी कोई अपराध करता है, हम उस अपराध की निंदा करना छोड़ उसको बचाने में, उसको संरक्षण देने में लग जाते हैं। तो हिंदू समाज आप कैसे जुड़ेगा? हम तो चाहते हैं कि सर्व समाज से मुस्लिम समाज भी जुड़े। आइए पहल करिए, आप पहले आपके सर्व समाज में मुस्लिमों के लिए जगह है? बिल्कुल है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति वो सर्व समाज में आता है, हर व्यक्ति। लेकिन उसके लिए आपको शुद्ध मन से, खुले मन से, अच्छे मन से आना पड़ेगा। अच्छा, अगला पॉइंट, आपका राजनीतिक भविष्य क्या है? नहीं, राजनीतिक भविष्य देखो अपन कोई तय नहीं कर सकते हैं। मेरी भावना यही है कि मैं जो काम करूं इस भावना से करूं कि मेरे द्वारा कोई गलत कार्य नहीं हो, उस नगर के लिए, इस शहर के लिए, इस देश धर्म संस्कृति के लिए मैं कुछ अच्छा कर सकूं। इस भाव से मैं अपना समर्पण करने में विश्वास रखता हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम अच्छा कर्म करने में विश्वास रखते हैं। फल क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ईश्वर की नीति। अच्छा, अब हम कुछ अलग क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम आपको ऑप्शन देंगे, आपको चुनना रहेगा। नीमच के सर्वश्रेष्ठ विधायक कौन रहे? खुमान सिंह शिवाजी या दिलीप सिंह परियार या डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू या नंद किशोर पटेल? एक ही को चुनना है। एक ही। मैं मानता हूँ खुमान सिंह शिवाजी का योगदान बहुत अच्छा रहा। मैं उनसे भी जुड़ा रहा, मेरा परिवार भी जुड़ा रहा। उनकी एक बहुत सबसे अच्छी विशेषता यह थी कि वो किसी भी कार्यकर्ता से मिलते तो उसको ये नहीं लगता था कि मैं किसी विधायक से मिल रहा हूँ या मुझे इनसे मिलने के लिए कोई परिश्रम करना पड़ेगा। अगर किसी का भी ये काम होता था तो उसके लिए चल गाड़ी उठा, चल कहाँ चलना है, तुरंत उसको ये करते थे। ये शिवाजी के बारे में मैं अपनी राय दूँ। दूसरी चीज, सांसदों की बात करें तो हमने 3 सांसद, आपने और हमने 2 का सांसदों को कार्यकाल देखा, फिर भी हम 3 सांसद जोड़ते हैं। मीनाक्षी नटराजन, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे या सुधीर गुप्ता। इन तीनों सांसदों में से सबसे श्रेष्ठ सांसद किसे मानते हैं? नहीं, मैं सुधीर गुप्ता जी को ही श्रेष्ठ सांसद मानूं। दूसरी चीज, आपका
राजनीतिक विरोधी कौन है, पवन पाटीदार या दिलीप सिंह परिहार? मेरा कोई राजनीतिक विरोधी नहीं है, क्योंकि मेरी ऐसी महत्वाकांक्षा है नहीं। आपकी राजनीतिक ख्वाहिश क्या है? नीमच नगर पालिका अध्यक्ष, विधायक या अन्य जो निगम मंडल में कहीं कोई बड़ा पद? मैंने कहा कि महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति की होती है। महत्वाकांक्षा इसलिए होती है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, एक लंबा वर्ग, एक युवा वर्ग, एक समाज, सभी लोगों से मेरा जुड़ाव है। मैं बिना किसी पद पे रहते हुए भी सबकी सेवा कर, मैं अपना विश्वास रखता हूँ। आधी रात में किसी का फोन आता है तो मैं उठ के जाता हूँ। तो ये मेरे शुरू से मेरी प्रकृति है, इसको मैं कभी नहीं छोड़ सकता। रही बात विधायक, सांसद या ये नगर पालिका अध्यक्ष, ये मुझे नहीं तय करना। मेरी जो पृष्ठभूमि में मेरा जो संगठन है, मेरी जो मातृ संगठन है, वो जिस दिन जैसा आदेश करेगा, मैं उसको जो मुझे जिम्मेदारी सौंपेगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। आपकी नजर में कौन सा श्रेष्ठ राजनीतिक दल है, भाजपा या कांग्रेस? ये तो प्रश्न ही आपका ऐसा है कि इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस देश की सर्वांगीण उन्नति के लिए, देश को परम वैभव पे ले जाने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए, सब समाज को साथ लेके, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जीत के एक 2047 जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का सपना है, उस पर काम कर रही है और हम भी उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो आप थे शैलेश जोशी, जिन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। वे मूलतः संघ पृष्ठभूमि से आते हैं और अब तक संघ के लिए कार्य कर रहे हैं, साथ ही सामाजिक विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं। पहले सकल ब्राह्मण समाज के बैनर तले सभी समाजों को एकजुट किया, अब सर्व समाज के बैनर तले वे एक बड़ा अभियान में लगे हुए हैं और सभी समाजों का एक बड़ा संगठन खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने राजनीति की कोई बात नहीं की, लेकिन साथ ही अगर राजनीति में मौका मिला तो वे चूकेंगे नहीं। नीमच टुडे के लिए या तो हमारा खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अन्य हस्ती से, तो आप देखते रहें नीमच टुडे और हमारे समस्त सोशल प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह कार्यक्रम मौजूद है। आप सर्च करते रहें और देखते रहें नीमच।